आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा काम का प्रेशर डॉक्टर्स पर पड़ रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के एक डॉक्टर कपल के बीच लंबे समय तक अस्पताल में रहने की वजह से इतनी गलतफहमी बढ़ी कि महिला डॉक्टर ने अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा दिया। मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। करीब 6 महीने की सुनवाई के दौरान महिला ने केस वापस लेने का फैसला लिया। इस पर वकीलों ने विरोध किया तो जज ने कहा, अपने मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली कहावत शायद नहीं सुनी। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। इस पॉडकास्ट सीरीज में बात होती है उन तमाम साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जो कोरोना से जुड़ी है और इस लड़ाई के खिलाफ एक उम्मीद जगाती है कि कभी न कभी तो ये जंग जीत ही जाएंगे। कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स के बारे में भी बताते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं कोरोना सर्वाइवर या वॉरियर से, ताकि आपको हौसला मिलता रहे। आज क्या क्या बातचीत होगी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। पहले जानेंगे कि आखिर डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है और इसका कोरोना से कनेक्शन क्या है। दिल्ली में बढ़ती ठंड, प्रदूषण और कोरोना की मार से कैसे खुद को बचाएं, और जानेंगे कि कैसे किसी के छींकने के तरीके से तय होता है कि संक्रमण का खतरा कितना होगा। और आखिर में मुलाकात एक कोरोना सर्वाइवर से। इससे पहले कोरोना से जुड़ी देश दुनिया से आई अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,489 नए केस सामने आए हैं, जबकि 524 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। भारत में अब तक 92 लाख से ज़्यादा कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 1,35,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अभी भी कम नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो राजधानी में रिकॉर्ड 61,700 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, जिसमें कोरोना के 5,246 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,361 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी 24 घंटे में 272 इलाके कंटेनमेंट जोन में बदले गए हैं। राजधानी में तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 20 से 24 नवंबर के बीच अपने यहाँ अब तक का सबसे बड़ा कोरोना सर्वे शुरू किया है, जिसके तहत 57.3 लाख लोगों का सर्वे हुआ, जिसमें 13,000 से ज़्यादा लोगों में लक्षण वाले मरीज पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूल न खोलने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अभी स्कूल खोलने का कोई विचार नहीं है। जल्द ही वैक्सीन आने वाली है। जब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं होंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना की चपेट में कई वीआईपी आ चुके हैं। अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गोपाल राय ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में राज्य में 6,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं, जबकि 65 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कुल कोरोना मामले 18 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड शील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम और तेज कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट की तैयारियों का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को पुणे जाएंगे। इसकी पुष्टि पुणे के डिविजनल कमिश्नर ने की है। कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ने की वजह से कई तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि शादी फंक्शंस के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी फंक्शंस कराए जा सकेंगे। अमेरिका में दूसरी लहर से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 1,80,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब कुल कंफर्म केस की संख्या 1,31,37,962 हो गई है। अमेरिका के टेक्सास और कैलिफोर्निया कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है।
कोरोना का संक्रमण किस इंसान में कितना खतरनाक होगा ये अभी साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ खास तरह की बीमारियों से परेशान मरीजों के लिए इसका संक्रमण जानलेवा हो सकता है। किंग्स कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है जिसमें उन्होंने डायबिटीज और रेटिनोपैथी के बीच का कनेक्शन ढूंढा है। जिन लोगों में डायबिटीज की वजह से आंखों की बीमारी हुई है, उनमें कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ने का खतरा सामान्य इंसान की तुलना में 5 गुना ज्यादा होता है। स्टडी के ऊपर और जानकारी के लिए मैंने बात की ग्वालियर में संकल्प नेत्रालय के डायरेक्टर और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव गुप्ता से। डॉक्टर, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। किस तरह की कॉम्प्लिकेशन है ये? बेटा, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमारे मेडिकल साइंस में हम किसी भी चीज को पैथी अगर जोड़ते हैं तो उसके डिसीज साइंस को बोलते हैं। ठीक है, तो रेटिनोपैथी का मतलब होता है कि रेटिना के डिसऑर्डर के साइंस को रेटिनोपैथी। एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी का बेसिक मतलब ये हुआ कि डायबिटीज से रेटिना में होने वाले डिसऑर्डर की साइंस इज नोन एज डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो सर, इसका अभी कोविड से क्या कनेक्शन है? किस तरीके से ये कोविड जब किसी को हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम करती है ये? कोई कनेक्शन नहीं है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोविड से कोई रिलेशन नहीं है। सर, तो किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर पहले से हो और वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो ये कितने खराब स्तर पर पहुंच सकता है? बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड से डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली है। लेकिन अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है और उस टाइम में उसको कोविड हो गया है तो हमारे साइंस और कंसाइंस के मुताबिक दोनों चीजें को सेपरेटली डील करना ही एक तरीका होता है कि मैं पहले कोविड को डील कर लूं। कोविड मेरा जो है 15 से 20 दिन में रिकवर हो जाएगा और इसके बाद में डायबिटिक रेटिनोपैथी को एज ए सेपरेट एंटाइटी डील करूं। तो सर, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी अभी किस उम्र के मतलब लोगों को ये इसका ज्यादा खतरा रहता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे कि डायबिटीज होती है अधिकांश तौर पर ओल्ड एज पीपल को होती है एक 40 साल की एज के बाद। तो उस 40 साल की उम्र के पश्चात ही डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा भी ज्यादा होता है। कुछ इसके लक्षण, जो शुरुआती लक्षण जिससे पहचाना जा सके डायबिटिक रेटिनोपैथी को? हाँ। सबसे पहला शुरुआती लक्षण यही है कि आप डायबिटिक हैं, वाला। दूसरा लक्षण ये है कि काफी लंबे समय की आपकी डायबिटीज हो गई है तो आपको इसको रूटीन चेकअप में ले लेना चाहिए। यानी आपको ये कहा जाए कि आपको डायबिटीज है तो आप अपना पीरियडिक चेकअप कराइए, जिससे कि अर्लीस्ट सिम्टम्स या अर्लीस्ट साइन उसकी पहचाने जा सके। 2, अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस हो जाती है तो सबसे पहले इस लक्षण के रूप में आती है कि आदमी को अचानक से दिखना कम होने लगता है, अचानक से उसकी विजन कम हो जाती है या अचानक से आंख के सामने काले धब्बे आने लगते हैं, जो संकेत है कि आंख की पर्दे पर ब्लीडिंग हुई है। जी सर, तो इसमें ट्रीटमेंट का क्या सीन होता है? किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट बेटा, मूल ट्रीटमेंट डायबिटीज का इफेक्टिव कंट्रोल है। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि रेटिना जो है वो हमारा जब डिसीज हो जाता है तो हम उसको एंजियोग्राफी के द्वारा कौन कौन सा एरिया डिसीज हो गया है वहाँ पर लेजर के द्वारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो सर, जिस स्टडी पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जो कहती है कि रेटिनोपैथी जो है उसका कोविड से कनेक्शन है, पर आप इस चीज को खारिज कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से इस रिसर्च का क्या महत्व हो सकता है? बेटा, मैंने जितना पढ़ रखा था उसके मुताबिक कोविड के खुद के परसेंटेज ऑफ केसेस जो है आईज के मामले में टोटल नंबर ऑफ केस के 3% होते हैं। 3%, यानी अगर 100 कोविड के पेशेंट हैं तो उनमें से रफली अराउंड 3 लोगों को आई के सिम्टम्स आएंगे। एंड अभी तक के जितना ऑब्जर्वेशन हुआ है, देखा गया है, उसमें कंजक्टिवाइटिस के रूप में ही कोविड आता है अधिकांश मामले। कंजक्टिवाइटिस का मेरा मतलब है रेड आई की कंप्लेंट होती है, उसका वाटरिंग होती है, उसको आंखों में इचिंग होती है, कई बार आंखों में थोड़ी स्वेलिंग होती है। उसका डायबिटिक रेटिनोपैथी से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है।
तो सर अगर ये जो पिंक आई या जो रेड आई हो जाती है, अगर अभी ये कोविड के समय में अगर किसी को होती है तो क्या करना चाहिए? कोविड टेस्ट कराना चाहिए या फिर जो बेटा डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें अगर कोविड होता है या कोविड डायरेक्टली आईज में होता है, तो जैसे मैंने आपको बात बताया कि roughly around 3% केसेस हैं ओनली, और उनमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत अर्ली स्टेज में डिफिकल्ट होता है। यूजुअली हमको देखने के पेशेंट तब मिलता है जब इन हाउस पेशेंट रहता है, इंडोर होता है कोविड का पेशेंट, और वो कंप्लेन करता है कि उसकी आंख में रेडनेस है। इस तरह से हमको दिखता है। डायरेक्टली ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट के पास में कम रेडनेस की कंप्लेंट लेकर कोई व्यक्ति आता है और उसका हम कोविड टेस्ट कराते हैं, ये एक संभावना बहुत कम होती है। अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। उस पार सुनेंगे कि आखिर कैसे ठंड, प्रदूषण और कोरोना की दुगनी मार से खुद को बचाया जाए। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। अब तो ठंड भी आ गई है, लेकिन इसके साथ ही इस साल प्रदूषण और कोरोना की मार भी है। जब ये तीनों मिलेंगे तो आपको भी पता है कि खतरा ट्रिपल होगा। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना संकट पर डॉक्टर्स और विशेषज्ञ लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में मेदांता के चेयरमैन डायरेक्टर नरेश त्रिहन ने क्या कहा है, कैसी सावधानियां बरतनी है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने उनसे पहले ये पूछा कि जब कोई कहीं बाहर जाकर वापस घर लौट रहा है तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला काम तो वो अपने कपड़े चेंज करें, नहाएं जी, और गार्गल करें सॉल्ट और गर्म पानी के साथ, उसके साथ गार्गल करें, तब वो लोगों से मिले। क्योंकि जो उनको ये वायरस इनहेल किया है उन्होंने और अभी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, तो गार्गलिंग से फायदा हो सकता है। इससे काफी इफेक्टिव पाया गया है कि सारा जो म्यूकस इकट्ठा हुआ है वो बाहर आ जाए, तो इसका जो संक्रमण का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दूसरा, अगर जो बुजुर्गों के पास जाएं तो आप मास्क पहन के जाएं, क्योंकि उनकी जो वल्नरेबिलिटी बहुत है। हमने देखे, हम तो रोज देख रहे हैं, हमारे आईसीयू फुल है बुजुर्गों के साथ। 72, 78, 92 तक की उम्र तक लोग आए हैं। अच्छी बात यह है कि काफी सारे जो ठीक टाइम पहुंचे वो तो बच गए हैं, पर जो बहुत लेट आए उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग क्या करते हैं कि दिन भर तो वो वेट करते हैं, जब रात पड़ी तब वो पैनिक करना शुरू करते हैं और बेड ढूंढना शुरू करते हैं रात को 10 बजे 12 बजे। वो नहीं करना है। अगर जो आपको कुछ तकलीफ हो रही है, एहसास हो रहा है कि हॉस्पिटल जाने की या डॉक्टर एडवाइस देता है, तो वेट मत करें, दिन में कांटेक्ट करें, दिन में हम अकोमोडेट करें। रात को एक तो आपको परेशानी होगी, एक बेड ढूंढना मुश्किल होगा उस टाइम। सो इसीलिए मेरी ये अपील ये भी है कि प्लीज, अगर जो आपको तकलीफ हो रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, फीवर बहुत दिनों से हो रहा है, सीटी कराया गया, उसमें अगर जो पैचेस निकले हैं, तो फिर डिले नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ अर्ली स्टेज से अगर जो शुरू करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जो लोग लेट आते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ होती है, अभी भी उनको बचा भी लेते हैं, पर फिर भी उनकी लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम रहेगा उनके लिए। ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है, लंग्स को भी करता है, किडनीज को भी करता है, ब्रेन और लिवर को भी करता है। इसलिए ये वायरस हर ऑर्गन में पाया गया है। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर जो सिर्फ हमारे लंग्स में जाएगा हम रिकवर हो जाएंगे। नहीं, कई लोगों की किडनीज चली गई जो कभी रिकवर नहीं हो रही हैं, लिवर फेलियर हो गया, ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया। तो मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, पर मेरी अपील जो है ये सिंसियर है लोगों को कि हर शख्स को अपनी हिफाजत करनी है।
इससे आपकी भी हेल्प होगी, कम्युनिटी की भी होगी, और जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं जो 9 महीने से लगे हुए हैं दिन रात, बिल्कुल उनका उनका वो भी कभी एग्जॉस्ट होके गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आप प्लीज इस पे तवज्जो दें, और मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को संभालें। सिर्फ हमें लगता है कि 2-3 महीने का और कष्ट है, वैक्सीन आ जाएगी फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में होपफुली रिटर्न कर सकेंगे। वैक्सीन आ जाएगी तो क्या चेहरे से मास्क भी उतर जाएगा? इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक और सवाल मन में है। वो सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जिस तरह से हम देखते हुए चले जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौसम भी बदल रहा है। ऐसे में ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर हमें सर्दी, जुकाम, बुखार है तो वो बदलते हुए मौसम की वजह है या फिर मुझे कोरोना है। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए मिल जाते हैं कि मौसम बदल रहा है, इस वजह से मुझे बुखार या फिर जुकाम हो गया है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? तो ऐसा है कि एक तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली जी। अगर जो 2-3 दिन तक ये खांसी जुकाम ठीक नहीं हुआ, जो नॉर्मल फ्लू होता है इस टाइम, वो 24 घंटे 48 घंटे में अपना ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर जो नहीं होता तो अपना RT-PCR जरूर कराएं, अपना टेस्ट करा लें, उससे जाहिर हो जाएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं। क्योंकि अगर जो नहीं है तो एक तो अपने मन की संतुष्टि हो जाती है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो पॉजिटिव है तो अच्छा हुआ, पता लग गया कि उसकी राइट ट्रीटमेंट शुरू करी जा सके। बिल्कुल। पर अपने घर में अपने आप को मत ट्रीट करें, आजकल बहुत खतरनाक टाइम है। जो भी आपके फिजिशियन हैं, जो भी आसपास के डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, उसमें अपना पूरा एक कनेक्शन कर ले और एग्जामिन करके कि किसी डॉक्टर की गाइडेंस में आप रहें। अगर जो गाइडेंस में रहेंगे तो डॉक्टर्स आपको गाइड करते रहेंगे कि हाँ अब टेस्ट कराना है, अब CT कराना है, अब हॉस्पिटल में जाना है, कि घर पे ठीक सेफ है। ये सब बातें बहुत जरूरी है कि हम इस टाइम में फॉलो करें। तो इसे सुनने के बाद क्या समझे आप? सावधानी बरतना ही अभी हमारा सबसे बड़ा हथियार है इस ठंड, प्रदूषण और कोरोना के खिलाफ। अच्छा, तो आप सुपर स्प्रेडर के बारे में तो जानते ही होंगे। हमने खुद कई बार कोरोना कवरेज में इस पर बात की है और ये भी जाना है कि बच्चे कोरोना के सुपर स्प्रेडर माने जाते हैं। यानी आपके बीच होंगे, कोरोना फैलाएंगे भी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी एक और रिसर्च की गई है अमेरिका की सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में। यहाँ के वैज्ञानिकों ने सुपर स्प्रेडर को पहचानने के लिए ये रिसर्च की है। इस पूरे रिसर्च को पढ़ा है हमारी सहयोगी प्रगति ने। तो चलिए प्रगति से इस रिसर्च के बारे में थोड़ा और जाना जाए। तो प्रगति, पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये सुपर स्प्रेडर क्या होते हैं और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने सुपर स्प्रेडर की पहचान के लिए क्या कुछ रिसर्च किया है। जी खुशबू, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना फैलाने वाले लोगों को सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया है। कई बार ये लोग ऐसे होते हैं जिनमें संक्रमण के बावजूद लक्षण नहीं दिखते। इस बात से अनजान ये सुपर स्प्रेडर लोगों के बीच जाते हैं और सामान्य जीवन जीते रहते हैं। ऐसे में जाने अनजाने ये कई लोगों को संक्रमित कर देते हैं। अब बात जहां तक हालिया रिसर्च की है, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी नाम की। यहाँ के वैज्ञानिक ने सुपर स्प्रेडर को पहचानने के लिए एक रिसर्च की है। रिसर्च में कहा है कि संक्रमित लोगों में अलग अलग तरह से छींकने का तरीका, दांतों की संख्या, मुंह में लार की मात्रा ये तय करती है कि इनके ड्रॉपलेट्स हवा में कितनी दूर तक जाएंगे और इनसे लोगों को संक्रमण का कितना खतरा है। ठीक है, ये तो रही पहचान की बात। और रिसर्च में मोटा मोटी क्या निकल कर आया है उसकी बात भी बताइए। कौन कितना बड़ा सुपर स्प्रेडर है, इसका पता कैसे चलेगा प्रगति? जी खुशबू, रिसर्च में इस बात को पूरी तरह क्लियर किया गया है किन स्थितियों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। जैसे जब नाक साफ होती है तो नाक या मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट की दूरी घट जाती है, यानी ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। वहीं जिस इंसान की नाक के आखिरी हिस्से में गंदगी होती है तो ऐसे सिचुएशन में दबाव बनता है जिससे ड्रॉपलेट तेज रफ्तार से बाहर निकलते हैं और अधिक लोगों को संक्रमित कर देते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि मुंह की लार भी छींक के ड्रॉपलेट को फैलाने में मदद करती है और ये बात इस पर निर्भर करती है कि लार कितनी पतली या गाढ़ी है। इसलिए लार को 3 तरह से बांटा गया है: बेहद पतली लार,
मध्यम और गाढ़ी लार। लार पतली होने पर ड्रॉपलेट छोटे होते हैं। ये हवा में लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर संक्रमित इंसान के मुंह से ड्रॉपलेट निकलकर स्वस्थ इंसान तक पहुंचते हैं तो संक्रमण हो जाता है। मीडियम और गाढ़ी लार वाले ड्रॉपलेट ज्यादा समय तक हवा में नहीं रहते। ये जल्द ही जमीन पर गिर जाते हैं और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। ऐसे में पतली लार से कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति हमारे साथ ये इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करने के लिए। और अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक कोरोना सर्वाइवर से। इनका नाम है श्रेया पांडे, जो कि लखनऊ से है। ये फोटोग्राफी भी करती हैं। इन्होंने कोरोना को लेकर अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे 25 दिन तक इनकी स्मेल और टेस्ट करने की क्षमता चली गई। इनसे बात की हमारी सहयोगी प्रगति ने। तो सबसे पहले कांग्रेस श्रेया कि आप कोरोना नेगेटिव हुई हैं अभी, और कैसा रहा आपका कोरोना को एक्सपीरियंस लेकर? जी, एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा नहीं था। मतलब एक तो ऐसे टाइम पे कोरोना हुआ था कि मेरे लिए उसको हैंडल करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ऑनलाइन एग्जाम्स थे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, और उसी बीच में दरअसल मुझे भोपाल जाना था, दूसरी सिटी जाना था, पर एक दिन पहले ही मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो उसके बाद से तो फिर मतलब पूरा सारे प्लान ही चौपट हो गए। फिर आप इसके बाद कहाँ पर मतलब हॉस्पिटलाइज हुई या आप? नहीं, मैंने लखनऊ में टेस्ट कराया। तो उसके बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो होम आइसोलेशन का ही उन्होंने दिया। फिर मेरे घर में सभी 4 लोग टोटल हैं। घर में 3 लोग का और टेस्ट हुआ उसके बाद, पर 3 लोग की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो फिर मुझे थोड़ा घर ही में आइसोलेट किया गया कायदे से। और फिर कुछ वही गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन थी जो लेनी थी। थोड़ा विटामिन और ये सब प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होने लग गया था, तो वही सारी चीज़ें। ठीक होने के बाद आपको कोई कमजोरी महसूस हुई है कोरोना से जब ठीक हुई आप? नहीं, मुझे ठीक होने के बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि ठीक होने के बाद मुझे लग भी नहीं रहा है कि मुझे हुआ एक बार भी कुछ भी ऐसा। कोरोना मतलब मेरे लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल टाइप नहीं रहा। जितने टाइम भर में हुआ था मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि स्मेल और टेस्ट मेरा गया था अराउंड 25 डेज। बाकी फीवर थोड़ा नॉर्मल था ही। इसके बाद से कभी फीवर या कोई भी कमजोरी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। क्योंकि आप एक प्रोफेशनली फोटोग्राफी करती हैं, बाहर जाती हैं, ट्रैवलिंग करती हैं, तो कैसा एक तरीके से जब आपको कोरोना हुआ उसके बाद से फिर आप क्या कर रही हैं? उतने टाइम क्या किया? उतने टाइम तो मतलब मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं थोड़े टाइम के लिए भी घर पे मतलब खाली रह लूँ। मुझे होता है कि मैं कहीं जाके फोटोज क्लिक करूँ, कुछ करूँ। वो टाइम जब मैं पॉजिटिव आई तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अब मैं निकल नहीं पाऊंगी। एक तो मैं निकल नहीं पाऊंगी, निकलना चाहिए भी नहीं, ऑब्वियसली बात है, पर आई हैड नो आइडिया कि ये कब तक चलेगा। बिकॉज 20 दिन हो गए मेरा टेस्ट वापस नहीं आया, स्मेल वापस नहीं आई, तो आई काइंड ऑफ लॉस्ट होप कि मे बी वो वापस आए ही ना। मैं कहीं गई वही नहीं। उसके बाद फाइनली जब मेरी नेक्स्ट दो रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, तब जाके मैंने बाहर आना जाना शुरू किया। तो श्रेया, आपको आज तक की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। अब कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ठंड तो बढ़ रही है, इस बीच कई इन्फेक्शन जो हैं होते रहते हैं, खास करके सर्दी जुकाम होना तो आम बात है। बहुत अच्छा है आप स्टीम लें, ज़रूर लें, लेकिन इसकी अति ना करें। ये तो आप भी जानते हैं कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।